सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में जो आप लोग का क्लास 10 का जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, भूगोल का करीब हम इस वीडियो में 20 से 22 इंपॉर्टेंट वेरी सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे, जो कि आप लोगों का एग्जाम हॉल में इस वीडियो के आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और आसानी के साथ समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि संसाधन क्या है या संसाधन किसको कहते हैं? तो संसाधन किसको कहते हैं? देखिए, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जितना भी पदार्थ है जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं उसको क्या कहेंगे? उसको संसाधन कहेंगे। आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारे चारों जो भी मिलता है, मिट्टी, वन, कल कारखाने, ये सब क्या है? ये सब संसाधन है। उसके बाद एक प्रश्न आप लोगों का ये भी आ सकता है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन के बारे में बताइए। तो प्राकृतिक संसाधन यानी जो पहले से पृथ्वी पर मौजूद है उसको कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। जैसे पहले पृथ्वी से मौजूद क्या है, जिसे बोल सकते क्या, पत्थर बोल सकते हैं, मिट्टी बोल सकते हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद मानव निर्मित संसाधन यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है उसको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जैसे मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा, कलम हो जाएगा, किताब हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, ये सब मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। तो ये सब आप लोग खुद से भी इस वाला लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा जो पहले से ही मौजूद है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और मानव द्वारा बनाए गए संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन को कृत्रिम संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको खुद से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि जैविक और अजैविक संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दें। तो जैविक संसाधन, देखिए जैविक यानी इसमें जीवन होगा, और अजैविक संसाधन यानी इसमें जीवन नहीं होगा। तो जैविक संसाधन उस तरह के संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होते हैं उसके जैविक संसाधन कहते हैं, और अजैविक संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते, लिख भी दिए। जैव संसाधन वे है, यहाँ पर वे होगा। ठीक है, यहाँ पर वे होगा। वे है जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जिसमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, वनस्पति आदि, ये सब क्या है? जैविक संसाधन। अजैव संसाधन वे है जो निर्जीव वस्तुओं में से बने हैं, यानी जिसमें जीवन नहीं होते, जैसे चट्टाने, धातु, ये सब क्या है? अजैव संसाधन। उसके बाद 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दे। तो नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन कहेंगे जो संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उस संसाधन को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उस संसाधन कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। चलिए देख लेते हैं उत्तर। वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हो जाएगा जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन। और इसके उल्टा होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो एक बार समाप्त होगा तो उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें निश्चित समय अवधि में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा खनिज के बाद खत्म हो जाएगा तो उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोयला, ये भी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? तो सतत पोषणीय विकास किसको कहते हैं? सतत पोषणीय विकास उस विकास को कहते हैं कि देखिए पृथ्वी पर तो विकास तो हो, पृथ्वी पर विकास हो, लेकिन उस विकास से मतलब क्षति ना पहुँचे, मतलब भविष्य के संसाधन इसमें संसाधन इसमें रहे, बिना क्षति पहुँचाए, मतलब सतत विकास किया जा सके, उसको कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए, देखिए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, उसको कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आयु का आधार पर जलोढ़ मृदा 2 तरह के होते हैं, एक पुराना जोड़ोर, एक नया जोड़ोर। पुराना जोड़ोर मृदा को कहा जाता है बांगर मृदा भी कहा जाता है, और नया जोड़ को खादर मृदा भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा यह 2 प्रकार की होती है, जैसे कि पुराना जोड़ों जिसको बांगर भी कहा जाता है, बांगर में कंकर ग्रंथि की मात्रा ज़्यादा होती है। नया जोड़ जिसको खादर कहा जाता है, खादर में मृदा में
बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कौन पाया जाता है? देखिए, पुराना जोड़ जो बांगर है इसमें कंकर ग्रंथियाँ होती है, इसमें बड़ा बड़ा कंकर होता है। और जो जोड़ मृदा होती है, नया जोड़ यानी खादर, उसमें महीन कौन पाया जाता है? इसमें भी पाया जाता है लेकिन बहुत छोटा छोटा महीन कौन पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण क्या है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले देखें कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन यानी मृदा का बहाव यानी मृदा का क्षरण, उसको कहेंगे मृदा अपरदन। और अगला है मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय उठाए जाने चाहिए? देखिए, मृदा अपरदन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर मृदा है, यहाँ पर ये सब क्या है? मृदा है, तो पानी होगा, यहाँ पर पानी होगा, तो यहाँ पर पानी के द्वारा ये क्या मतलब बरसात होगा, तो बरसात के द्वारा ये मिट्टी क्या होगा? बहाव बह जाएगा, तो इसको कहेंगे मृदा अपरदन या भूचरण। तो इसको कैसे रोक सकते हैं हम लोग? इसको रोक सकते हैं, इसको रोक सकते हैं अगर यहाँ पर पेड़ लगा देंगे। तो पेड़ लगा देंगे तो पेड़ की जो जड़ रहेगा इसको जकड़े रहेगा। उसके बाद हम सीढ़ीनुमा यहाँ पर खेती करेंगे, तो उसके द्वारा यहाँ पर क्या इस तरह का बनाएंगे, तो उससे भी मृदा अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं। तो इस तरह से मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले देखेंगे मृदा अपरदन क्या है। तो निरंतर जल प्रवाह और पवन द्वारा मृदा का क्षय होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को रोकने का उपाय बहुत सारा है, जैसे कि सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। वन लगाएंगे तो पेड़ उगाएंगे, तो वन लगाकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। अधिक चराई वाले क्षेत्रों में घास को उगाकर, क्योंकि घास मिट्टी को जकड़े रखेगा, मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। इस तरह से मृदा अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर है कि भारत के किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी में क्या उगाई जाती है? काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है। लेकिन प्रश्न है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये सब राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न क्या है कि जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता मतलब क्या? अलग अलग विविधता मतलब क्या? अलग अलग। हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे वन्य जीवन है, बहुत सारे कृषि फसल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अलग अलग है, तो उसे कहा जाता है जैव विविधता। तो वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। इनके हमारे लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा विविध प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती है। हमारी आवश्यकता जैव विविधता के कारण ही प्राप्त होती है, क्योंकि एक प्रकार की उपयोगी वाली वस्तु से हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, बहुत तरह की हमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अलग अलग वस्तु की हमें ज़रूरत पड़ता है। ये इस तरह हमारी आवश्यकता पूरी करती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान किसको कहेंगे? राष्ट्रीय उद्यान उसको कहेंगे जहाँ पर वन्य पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है, उस जगह कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि यहाँ पर लिख दिए व्हाइट सुरक्षित क्षेत्र, जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न क्या है कि वर्षा जल संग्रहण। देखिए, वर्षा जल संग्रहण यानी वर्षा के जल को एक जगह पर इकट्ठा करके रखेंगे, उसको कहेंगे वर्षा जल संग्रहण। क्या है उत्तर? वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। इसमें वर्षा के जल को रोकने और इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचे जैसे कि कुएं बनाया जाता है, गड्ढा बनाया जाता है, जैसे झारखंड के सरकार के द्वारा गड्ढा दिया जा रहा है, बांध आदि का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग मतलब वर्षा के जल को एक जगह पर संग्रहण कर सकते हैं, इसको ही कहा जाता है वर्षा जल संग्रहण। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि नदी घाटी परियोजना क्या है, अथवा नदी घाटी परियोजना से आप क्या लाभ है? तो ऐसी परियोजना जो बाढ़ नियंत्रण यानी बाढ़ का कंट्रोल करता है, जल विद्युत निर्माण करता है, जल आपूर्ति, सिंचाई प्रबंधन आदि उद्देश्य से नदी पर बांध बनाकर लागू की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इसका लाभ यही हो गया क्योंकि इसमें विद्युत निर्माण हो रहा है, सिंचाई प्रबंधन हमें मिल रहा है, जल हमें मिल रहा है, तो लाभ भी हो गया, साथ साथ दोनों हो गया। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि यानी जो व्यावसायिक कृषि को कह सकते हैं रोपण कृषि। जैसे रोपण कृषि के उदाहरण हो जाएगा चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सब क्या है? रोपण कृषि के उदाहरण। देख लेते हैं कि रोपण कृषि क्या है। बड़े पैमाने पर की जाने वाली ऐसी फसल कृषि है जिसमें कारखाने के समान उत्पादन और पूंजी निवेश होता है, और कृषि में कच्चे माल के संसाधन में तथा तैयार माल के विपणन यानी बाजार यानी व्यवसायीकरण में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। उदाहरण के लिए रबर, यहाँ पर रबड़ होगा, रबर, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, केला, नारियल, मसाला आदि, ये सब रोपण कृषि के उदाहरण हो जाएगा।
अगला प्रश्न 14 नंबर है कि कर्तन दहन प्रणाली अथवा इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है या इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली क्या है, झूम खेती क्या है, स्थानांतरित कृषि क्या है, जो भी प्रश्न थे इसका उत्तर यही लिखिएगा। देखिए, कर्तन दहन प्रणाली कृषि क्या होता है, ये कृषि ये होता है कि यहाँ पर जो मान लेते कि किसी कोई ज़मीन है, उस ज़मीन में कोई फसल उगाए, उस फसल को उगाने के बाद उस ज़मीन के बाद जो भी फसल को उगाने के बाद उस फसल को हम लोग जो प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद मिलेगा उसको तो हम लोग ले लेंगे, उसके बाद जो वहाँ पर रहेगा उसको वहाँ पर साफ करके या जला करके दूसरी फसल उगाई जाती है। उस प्रकार फिर उसको अगले साल उस तरह से उसको फिर अपना प्रोडक्ट ले लेंगे, उत्पाद ले लेंगे, फिर उसको जलाकर या कटाई करके दहाई करके फिर नया फसल उगाएंगे। तो इस तरह से उसको इसलिए कहा जाता है कर्तन दहन फसल। और इस प्रकार से उस जगह पर हम लोग 2 से 3 बार फसल कर लेंगे, फिर उस ज़मीन को छोड़ देंगे, फिर हम लोग दूसरे ज़मीन चले जाएंगे, क्योंकि उस ज़मीन की उपजाऊ घट जाता है, इसलिए हम लोग दूसरे क्षेत्र के ज़मीन में चले जाते हैं ताकि हमारी फसल ज़्यादा मात्रा में हमें उत्पादन प्राप्त हो। ठीक है, तो इसलिए इसको झूम खेती भी कहा जाता है, यानी झूम के इस पर एक 2 साल यहाँ पर खेती किए, फिर अगले साल यहाँ पर खेती किए, इसलिए इसको झूम खेती भी कहा जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली अथवा स्थानांतरित कृषि क्या है, किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब उस जमीन के टुकड़े को दे जाते हैं, दूसरी जमीन पर खेती करते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। तो इस तरह का कृषि को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न है आप लोगों का कि रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। फसल एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल जो गर्मी के दिन में उगाया जाता है और रबी फसल जो शीतकाल में उगाया जाता है, यानी अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, और ये हो गया रबी फसल। ठीक है, रबी फसल। और खरीफ फसल में क्या होता है, खरीफ फसल आप लोगों का मई जून में उगाया जाता है और आप लोगों का अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है, उसको कहा जाता है खरीफ फसल। ठीक है, चलो देख लेते हैं, उसके बाद तो सब समझ में ही आ जाएगा कि रबी और खरीफ फसल में अंतर क्या है। तो देखिए, रबी फसल यह फसल शीतकाल के आराम से शुरू होता है तो ग्रीष्म काल के आगमन तक चलता है। उसके बाद खरीफ फसल लिखिएगा, इसी के शीत में ए नंबर लिखिएगा। यह फसल मौसम मानसून के आगमन से शुरू होता है तथा शीतकाल के प्रारंभ तक इसको चलता है। ठीक है, उसके बाद रबी फसल में लिखिए कि इस मौसम का समय अक्टूबर नवंबर से, देखिए रबी फसल भी बताइए अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है और मार्च अप्रैल तक रहता है। और उसके बाद खरीफ फसल का जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है। और रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा गेहूँ, जौ, चना, तिलहन, अलसी, तोरिया, सब रबी फसल का उदाहरण है। और खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, मूंग, उड़द, ये सब हो जाएगा खरीफ फसल का उदाहरण। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें यह है 16 नंबर की खनिज क्या है। तो खनिज किसको कहते हैं, पृथ्वी के अंदर बहुत तरह की तत्व पाया जाता है, उसी कहा जाता है खनिज। जैसे कि देख लेते उत्तर कि खनिज प्राकृतिक, रासायनिक, यौगिक है। इनमें संघटक और संरचना स्वरूप में समानता पाई जाती है। सेल और अयस्क अवयव है। इनकी उत्पत्ति भूगर्भ यानी नीचे में हो रही विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि लौह खनिज क्या है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न आ सकता है आप लोगों के लौह खनिज क्या है। तो ऐसी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाए तो उसको लोहे खनिज कहते हैं। उदाहरण में लिख दीजिए मैंगनीज, निकेल तथा कोबाल्ट। उसके बाद आएगा कि अलौह खनिज क्या है। तो अलौह खनिज ऐसे खनिज जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। उसके बाद लिखिएगा जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब अलौह खनिज के उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रहा है, या उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है। तो बहुत तरह के प्रदूषण हो जाएगा, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो यहाँ पर 4 प्रकार में लिख दिए कि उद्योगों ने 4 प्रकार के प्रदूषण को जन्म दिया। जैसे कि वायु के द्वारा जो प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, जल में जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसका जल प्रदूषण, भूमि भी प्रदूषण हो जा रहा है और ध्वनि प्रदूषण भी होती है। तो ये सब पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन के 3 गुण क्या है। सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित है। यह रेल परिवहन से कई बेहतर होता है क्योंकि ये बहुत अधिक लचीला होता है। इनके द्वारा हम निर्माता के द्वार से उपभोक्ता के घर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सड़क परिवहन के द्वारा हम लोग किसी भी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन रेल परिवहन के द्वारा हर जगह हम लोग नहीं पहुँच सकते। ठीक है,
ये एक गुण हो जाएगा। दूसरा गुण इसका हो जाएगा कि हमारे देश के बहुत से पहाड़ी भाग ऐसे भी है जैसे कि कश्मीर हो गया, असम आदि, जहाँ रेल अभी तक ना के बराबर वहाँ पर, लेकिन सड़क अभी भी वहाँ पर मौजूद है। अगला हो जाएगा इसका कि सड़क यातायात रेलों द्वारा लाई गए सामानों को भी नियत स्थानों पर पहुँचाता है। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यापार क्या होता है? व्यापार मतलब वस्तुओं का क्रय विक्रय करेंगे जिसके द्वारा हमें लाभ प्राप्त होगा, उसी को व्यापार कहेंगे। लोगों के मध्य वस्तुओं का क्रय विक्रय जो राज्य और देशों के आंतरिक क्षेत्र में होता है व्यापार कहलाता है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखिए कि राष्ट्रीय व्यापार जो देश के अंदर व्यापार किया जाता है उसको कहा जाता है राष्ट्रीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी जो विदेशों बहुत सारे देशों के अंदर यानी विदेशों में जो व्यापार किया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर है, करीब ये लास्ट प्रश्न है कि परिवहन एवं संचार में अंतर स्पष्ट करें। तो परिवहन और संचार, देखिए दोनों का काम एक ही है लेकिन अलग अलग चीज़ है। परिवहन के द्वारा हम लोग यात्रियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं, लेकिन और संचार के द्वारा हम अपने जो मेरा संदेश रहता है, जो मेरा विचार रहता है, मेरे विचार को एक जगह से दूसरे जगह पर हम ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, उसको संचार कहते हैं। लेकिन दोनों का काम है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो परिवहन एक तंत्र है जिसमें यात्री और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया जाता है, और जैसे कि सड़क, रेल, वायु मार्ग, समुद्र मार्ग आदि परिवहन के अंतर्गत आता है। और संचार, इसमें संदेश को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग पहुंचाते हैं। व्यक्तियों द्वारा संदेश और सूचनाओं का आदान प्रदान को संचार कहते हैं, जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, मोबाइल फ़ोन आदि संचार के अंतर्गत आता है। तो ये रहा आप लोगों का क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के लगभग 22 इंपॉर्टेंट वेरी सब्जेक्ट टाइप का प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।